नमस्कार। आज हम विज्ञान की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास है एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान की किताब, अध्याय 3 धातु और अधातु, और हम इसके एक खास हिस्से को खंगालने वाले हैं। हाँ, आज हम 11वें भाग पर ध्यान देंगे। आज की हमारी पड़ताल का विषय है कुछ खास तरह की धातुएं, मतलब वो जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं, उन्हें उनके यौगिकों से कैसे निकाला जाता है। और फिर निकालने के बाद उन्हें शुद्ध कैसे करते हैं। हाँ भाई, आपने कभी सोचा है कि क्या सारी धातुओं को निकालने का तरीका एक जैसा होता है या कुछ के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ धातुओं को निकालना इतना मुश्किल है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब छिपा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में, जिसे अंग्रेजी में एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अच्छा, सक्रियता श्रेणी, वो लिस्ट जिसमें धातुएं उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से होती हैं। बिल्कुल वही। तो जो धातुएं इस श्रेणी में ऊपर होती हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब, हाँ, ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जैसी चीजों से बहुत मजबूती से जुड़ जाती होंगी। एग्जैक्टली। ये ऑक्सीजन को इतनी कसके पकड़ लेती हैं कि सामान्य तरीके जैसे कार्बन के साथ गर्म करना वो काम नहीं करता। कार्बन से अपचयन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इन धातुओं की ऑक्सीजन के प्रति जो बंधुता है, मतलब एफिनिटी, वो कार्बन से कहीं ज्यादा होती है। अच्छा, तो कार्बन उन्हें अपचयित यानी रिड्यूस नहीं कर पाता, वो ऑक्सीजन को उनसे छीन नहीं सकता, कह सकते हैं। तो अगर कार्बन काम नहीं करता तो फिर इन शक्तिशाली धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं? यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहाँ हमें एक अलग, ज्यादा शक्तिशाली तरीका अपनाना पड़ता है। इसे कहते हैं वैद्युत अपघटनीय अपचयन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, वैद्युत अपघटनीय अपचयन, मतलब बिजली का इस्तेमाल। बिल्कुल, बिजली की मदद से अपचयन। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, हाँ, इनको उनके पिघले हुए क्लोराइड्स का वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस, ये कैसे काम करता है? मतलब बिजली से कैसे अलग करते हैं इनको? देखिए, प्रक्रिया ये है कि पहले हम इन धातुओं के लवण जैसे सोडियम क्लोराइड को पिघलाते हैं मोल्टन स्टेट में। पिघलाना पड़ता है? हाँ। पानी में घोलकर नहीं, पानी नहीं, पिघला हुआ रूप चाहिए। फिर इस पिघले हुए लवण में 2 इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, एक कैथोड जो नेगेटिव होता है, हाँ, और एक एनोड जो पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैथोड और एनोड। हाँ। फिर इसमें से बिजली मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब पिघले हुए लवण में धातु के आयन होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन Na+। हाँ, पॉजिटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव कैथोड की तरफ जाते हैं। अच्छा, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला मामला। बिल्कुल। कैथोड पर पहुंचकर ये सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रॉन लेकर वो न्यूट्रल सोडियम परमाणु Na बन जाते हैं और शुद्ध धातु के रूप में कैथोड पर जमा हो जाते हैं। वाह, तो कैथोड पर हमें पिघली हुई शुद्ध धातु मिल गई। हाँ, और दूसरी तरफ जो नेगेटिव आयन्स हैं, जैसे क्लोराइड आयन Cl-, वो एनोड पर जाएंगे। सही, वो पॉजिटिव एनोड पर जाते हैं। वहां जाकर वो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। हाँ, और जैसे 2 क्लोराइड आयन मिलकर क्लोरीन गैस Cl2 बनाते हैं और ये गैस एनोड से निकल जाती है। तो एक तरफ धातु, दूसरी तरफ गैस, कमाल है। और जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर छोड़े गए वो बाहरी सर्किट से होकर कैथोड तक पहुंचते हैं, जहां धातु आयन उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह सर्किट पूरा होता है। समझ गया। इसी तरह से एल्यूमिनियम को भी उसके ऑक्साइड एल्यूमिनिया के वैद्युत अपघटनीय अपचयन से प्राप्त किया जाता है। तो बिजली का इस्तेमाल करके आयनों को अलग अलग इलेक्ट्रोड पर भेजकर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। ये तो सच में कमाल है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विधि है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि धातु निकाल ली, वैद्युत अपघटन से या किसी और तरीके से। लेकिन क्या ये जो धातु मिलती है ये एकदम शुद्ध होती है, मतलब 100% प्योर? नहीं, अक्सर नहीं। एनसीईआरटी की किताब भी यही कहती है कि विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। तो उनमें कुछ मिलावट होती है? हाँ, उनमें कुछ अशुद्धियां यानी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। ये दूसरी धातुएं हो सकती हैं या कुछ अधातुएं भी हो सकती हैं। तो फिर इन अशुद्धियों को हटाना भी जरूरी होगा। बिल्कुल, खासकर जब हमें बहुत उच्च गुणवत्ता वाली शुद्ध धातु चाहिए,
तो इन अशुद्धियों को हटाना जरूरी है। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जो सबसे आम तरीका इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं वैद्युत अपघटनी शोधन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अच्छा, फिर से वैद्युत अपघटन, मतलब बिजली का काम यहाँ भी है? हाँ, यहाँ भी बिजली का ही खेल है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। कई महत्वपूर्ण धातुएं हैं जिनका शोधन इसी विधि से होता है, जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, इन सब का। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अच्छा। तो ये वैद्युत अपघटनी शोधन काम कैसे करता है? किताब में कॉपर का उदाहरण और चित्र फिगर 3.12 भी दिया हुआ है। हाँ, कॉपर का उदाहरण बहुत अच्छा है इसे समझने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि जो अशुद्ध धातु है, मान लीजिए अशुद्ध कॉपर, उसकी एक मोटी पट्टी या ब्लॉक लेते हैं। ठीक है, मोटा ब्लॉक अशुद्ध कॉपर का। इससे हम बनाते हैं एनोड, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अशुद्ध धातु इज इक्वल टू एनोड प्लस, ओके। और उसी धातु की यानी कॉपर की ही एक बहुत पतली एकदम शुद्ध पट्टी लेते हैं। पतली शुद्ध पट्टी, इसे बनाते हैं कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। शुद्ध धातु इज इक्वल टू कैथोड माइनस, ठीक है। और बीच में हम उसी धातु के लवण का विलयन लेते हैं। इसे वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कॉपर के केस में हम अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन, एसिड क्यों मिलाते हैं? वो बस विलयन की चालकता बढ़ाने के लिए, ताकि करंट आसानी से पास हो सके। अच्छा, तो सेटअप तैयार है। अशुद्ध कॉपर का एनोड, शुद्ध कॉपर का कैथोड और कॉपर सल्फेट विलयन बीच में। अब क्या? करंट पास करेंगे। हाँ, अब जब हम इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ असली काम होता है। क्या होता है? जो एनोड है यानी अशुद्ध कॉपर का ब्लॉक, उसमें से सिर्फ शुद्ध कॉपर के परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर कॉपर आयन Cu2+ के रूप में विलयन में घुलने लगते हैं। सिर्फ शुद्ध कॉपर, अशुद्धियां नहीं घुलती? नहीं, यही तो ट्रिक है। ज्यादातर अशुद्धियां या तो घुलती नहीं, या अगर घुलती भी है तो कैथोड पर जमा नहीं होती। तो एनोड से शुद्ध कॉपर आयन Cu2+ निकलकर विलयन में आ जाते हैं। अच्छा, तो एनोड धीरे धीरे घुलता जाएगा और पतला होता जाएगा। बिल्कुल, और विलयन में कॉपर आयनों की मात्रा बढ़ेगी। अब ये कॉपर आयन Cu2+ कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव है। एग्जैक्टली, ये आयन कैथोड की तरफ जाते हैं, वहां पहुंचकर 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और फिर से शुद्ध कॉपर परमाणु बन जाते हैं और कैथोड पर चिपक जाते हैं। हाँ, वो कैथोड की सतह पर शुद्ध कॉपर के रूप में जमा हो जाते हैं। तो कैथोड वाली पट्टी धीरे धीरे मोटी होती जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल का ट्रांसफर है। अशुद्ध ब्लॉक से शुद्ध धातु निकलकर शुद्ध पट्टी पर जमा हो रही है। हाँ, एक तरह से ये परमाणुओं की छटाई है बिजली की मदद से। लेकिन उन अशुद्धियों का क्या हुआ जो एनोड में थी? वो कहाँ गई? अच्छा सवाल है। देखिए, जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं वो तो विलयन में घुल जाती हैं, लेकिन वहीं रह जाती हैं, कैथोड पर नहीं जाती। और जो अघुलनशील अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसी कम क्रियाशील धातुएं या कोई और कचरा, हाँ, वो घुलती नहीं है और एनोड के नीचे बर्तन की तली में जमा हो जाती है। नीचे जमा हो जाती है, कीचड़ जैसा। हाँ बिल्कुल, इस जमा हुए पदार्थ को कहते हैं एनोड पंख या एनोड मड। एनोड पंख, ये नाम भी सही है। तो ये बस कचरा है? यही तो एक और मजेदार बात है। अक्सर ये कचरा बहुत कीमती होता है। कीमती कैसे? क्योंकि इसमें सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसी बहुमूल्य धातुएं हो सकती हैं, जो अशुद्ध कॉपर में शायद बहुत कम मात्रा में थी, लेकिन यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा, तो कई बार इस एनोड पंख से इन कीमती धातुओं को निकालना फायदेमंद होता है। मतलब कॉपर को साफ करते करते सोना चांदी भी मिल सकता है। ये तो बोनस हुआ, कह सकते हैं। तो इस तरह हमें कैथोड पर बहुत ही शुद्ध धातु मिल जाती है और एनोड पंख से कुछ और कीमती चीजें भी रिकवर की जा सकती हैं। तो आज हमने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को समझा। पहली, वो वैद्युत अपघटनी अपचयन। हाँ, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के लिए। जहां कार्बन काम नहीं आता, वहां बिजली से उन धातुओं को उनके यौगिकों से छुड़ाना। और दूसरी, वैद्युत अपघटनीय शोधन, जिससे निकाली गई धातु को और ज्यादा शुद्ध किया जाता है। हाँ, लगभग 100% शुद्ध। और साथ में एनोड पंख का वो दिलचस्प पहलू भी। लगता है बिजली इन धातुओं को हमारे काम लायक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बिल्कुल, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये साफ दिखता है कि धातुओं के गुण, खासकर उनकी क्रियाशीलता, ये तय करते हैं कि उन्हें निकालने और साफ करने के लिए हमें कौन सी विधि लगानी पड़ेगी। सही कहा।
हर धातु के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। और ये शुद्ध धातुएं चाहिए क्यों? क्योंकि हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे गैजेट्स, मशीनें, गाड़ियां सब इन्हीं पर तो टिकी हैं। हाँ, ये बात भी है। इन प्रक्रियाओं में लगने वाली ऊर्जा के बारे में सोचना भी जरूरी है। खासकर वैद्युत अपघटन में तो काफी बिजली लगती होगी। बहुत ज्यादा। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में तो बहुत ही ज्यादा बिजली खर्च होती है। ये हमें धातुओं के रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण के महत्व की भी याद दिलाता है ना? बिल्कुल। रिसाइकलिंग में कहीं कम ऊर्जा लगती है धातु को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने में। और अंत में ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि प्रकृति में तो न जाने कितने और तरह के अयस्क और खनिज हैं। उनके लिए वैज्ञानिकों ने और कौन-कौन सी अनोखी और चतुर विधियां ईजाद की होंगी, जिनके बारे में हमें शायद पता भी ना हो। हाँ, मेटलर्जी यानी धातु कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा और गहरा विज्ञान है। ये एक ऐसा विचार है जिसे लेकर हम धातुओं की इस आकर्षक दुनिया को और जानने की कोशिश कर सकते हैं।